नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्योमकेश सीरीज की कहानी अमृत की मौत का छठा अध्याय। लेखक सरदेंदु बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ब्योमकेश ने सिर हिलाते हुए कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है। अच्छा चलिए मान ही लेते हैं कि यदि यह संभव भी हो तो जिस आदमी ने यह काम किया होगा वह इतना मूर्ख तो होगा नहीं कि हथियारों को किसी ऐसे स्थान पर छिपाएगा जहां से पुलिस उन्हें आसानी से खोज ले। और यदि वह इतना मूर्ख हुआ तो पुलिस ने तो उसे बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया होता। तो फिर इस विषय में आप क्या सोचते हैं? विशु बाबू ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। उसने उन्हें कहाँ छिपाया होगा? थोड़ा सोचने के बाद ब्योमकेश ने जवाब दिया। उसने हथियारों को किसी ऐसे स्थान पर छिपाया होगा जहां किसी के जाने पर कोई रोक टोक ना हो, फिर भी वहां कोई जाता ना हो, और किसी ऐसी जगह जहां यदि हथियार मिल भी जाए तो यह साबित नहीं किया जा सके उन्हें वहां किसने छिपाया था। अर्थात वह जंगल। ब्योमकेश ने अपने पीछे खुली खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। पिस्तौलों और हथगोलों को वहां जमीन के नीचे अथवा झाड़ियों में छिपाना कोई कठिन काम तो नहीं, लेकिन उन्हें खोज पाना मुश्किल ही नहीं असंभव कार्य है। और यदि आप उन्हें खोज भी लें तो यह कैसे सिद्ध करेंगे कि उन्हें वहां किसने दबाया या छिपाया था? आप ठीक कह रहे हैं, विशु बाबू ने उत्साहित होकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जंगल की संभावना तो मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं उत्पन्न हुई। अवश्य ही हथियार जंगल में कहीं छिपाए गए होंगे। सचमुच शायद मुझसे भी कोई भूल हुई है, ब्योमकेश ने कहा। लेकिन यदि मैंने कोई गलती की थी तो उसकी जांच करने की जरूरत है। नहीं ब्योमकेश बाबू, आप ठीक कह रहे हैं, विशु बाबू ने घोषणा की। बिना कोई विलंब किए जंगल की तलाशी की ही जानी चाहिए, और वास्तव में अब हमें यही करना होगा। ब्योमकेश ने सहमति जताई। लेकिन जंगल कोई छोटा नहीं है, उसकी तलाशी लेने में काफ़ी समय लगेगा और उसमें बहुत अधिक आदमियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। आज तो कोई समय नहीं है, लेकिन कल। ब्योमकेश चुप हो गए। उन्होंने इस दौरान हवाओं को भी चेतावनी दे दी और अब वह खुद पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे। विशु बाबू के ऊपर एक छोटी किंतु तेज नज़र डालने के बाद उन्होंने कहा, मैंने आपके ऊपर विश्वास करके आपको अनेक गोपनीय जानकारियां दे दी हैं। ये बातें आपको विश्वसनीय मानकर बताई हैं। मुझे आशा है कि आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। आप इस बात से आश्वस्त रहें कि इनमें से कोई भी जानकारी मेरी जबान से बाहर नहीं आएगी। विशु बाबू ने अनुक्रिया की। अरे आप जा रही हैं क्या? हाँ, अब हमारे लिए यहाँ से जाना ही अच्छा है। मैं अब उस मारवाड़ी से मिलना चाहता हूँ। आपने उसका नाम क्या बताया था? अरे हाँ, बद्रीदास की मिल। अच्छा, देखता हूँ मुझे वहाँ से कोई जानकारी मिलती है या नहीं। मुझे आज शाम को रामिदी जाना है, जहाँ सदानंद सुर के बहनोई रहते हैं। बहरहाल क्या सदानंद सुर ने आपको बताया था कि उन्हें 500 रुपये किस लिए चाहिए थे जो उन्होंने आपसे उधार लिए थे? वह यहीं आसपास कहीं एक आयुर्वेदिक दवाखाना खोलना चाहते थे, विशु बाबू ने कहा, लेकिन उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। यही कारण है कि उन्होंने मुझसे उधार लेने का अनुरोध किया था। यद्यपि वह गरीब थे, लेकिन वह बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए मैंने उन्हें वह पैसा दे दिया था। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि वह जीवित होते तो मेरा पैसा अवश्य लौटा देते, लेकिन चिंता ना करें, इतनी छोटी रकम के लिए मैं अपनी रातों की नींद नहीं गंवाने वाला हूँ। मुझे तो आश्चर्य केवल इस बात का है, सदानंद बाबू जैसे सीधे साधे आदमी को किसने मारा और क्यों? क्या उनका कोई गोपनीय जीवन था? क्या वह जैसे दिखाई देते थे उनका असली स्वरूप वैसा नहीं था? शायद। व्योमकेश ने एक प्रतिक्रिया दी। फिर भी ये चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है, और हो सकता है कि आज शाम को उनके बहनोई से मिलने के बाद हमें उनका असली चेहरा उजागर कर सकें। फिलहाल नमस्कार, फिर हम दोबारा मिलेंगे। व्योमकेश उनके दरवाजे तक वापस आए और विशु बाबू के पास जाकर धीरे से बताया, मैं आपसे कोई बात पूछना भूल गया था। क्या आपको अभी हाल में कोई गुमनाम पत्र मिला था? विशु बाबू ने उन्हें चौंकते हुए देखा। हाँ, मुझे पत्र मिला था, लेकिन आप यह बात कैसे जानते हैं? एक या दो अन्य लोगों को भी वह पत्र मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपको भी मिला हो। उस गुमनाम पत्र में क्या लिखा गया था? क्या उसमें आपको धमकी दी गई थी? यह रहा वह पत्र। विशु बाबू ने अपनी दराज खोलकर हमें वह पत्र दिखाया जो हमने स्वयं लिखा था। व्योमकेश ने उन्हें वापस देने से पहले पत्र को सावधानी से पढ़ा। क्या आप कोई सुराग लगा सके कि यह पत्र किसने लिखा होगा? कोई नहीं।
विशु बाबू ने उत्तर दिया, मेरे जीवन में कोई रहस्य नहीं है जिसमें कोई अपने लाभ के लिए मेरा शोषण कर सके। तो क्या आपका कोई दुश्मन? अरे कई दुश्मन है, किसी कारोबारी आदमी का हर एक आदमी दुश्मन होता है। फिर उन्हीं में से किसी ने आपको भ्रमित करने के लिए पत्र लिखा होगा। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। तो आप मेरी मिल की तलाशी नहीं लेंगे? हम अपना समय क्यों नष्ट करें विश्वनाथ बाबू? व्योमकेश मुस्कुरा पड़े। और वह जंगल? आज नहीं, जंगल की खोजबीन के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। चलो अजीत, गर्मी बढ़ रही है, हमें बद्रीदास मारवाड़ी से थोड़ी चर्चा करके वापस भी लौटना है। लेकिन बद्रीदास मारवाड़ी के साथ हुआ वार्तालाप अत्यंत ही नीरस रहा। आमतौर पर मारवाड़ियों के दो चेहरे होते हैं। पहली किस्म के लोग नाटे और बत्तख की तरह उखड़ू बैठने वाले होते हैं, और दूसरे वे लोग जो सारस की तरह पतले और लंबे। बद्रीदास दूसरी श्रेणी में आता था। उसकी मिल का आकार प्रकार विशु बाबू की मिल जैसा ही था। चावल सुखाने के लिए वैसा ही फर्श, उतना ही बड़ा भंडार, वैसा ही गोरखा चौकीदार, उसी प्रकार का मुख्य द्वार भी। नक्शे की बात करें तो दुनिया भर की राइस मिलें सगे भाइयों जैसी थी। बद्रीदास की आयु लगभग 35 और 40 वर्ष की थी। वह भी गद्दीदार तकियों पर बैठा हुआ अपना कारोबार चलाता था। जिस समय हम वहां पहुंचे वह अखबारों में ब्याज दरों की खबरें पढ़ रहा था। हमारी सूरतें देखने और परिचय जानने के बाद उसकी आंखों में बेचैनी दिखाई पड़ी। हमारी ओर देखने से पहले उसने अपने कमरे के कोने में निगाह दौड़ाई। व्योमकेश द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर उसने संक्षिप्त तथा अलापकार तरीके से दिए थे। कुछ ही नमूने पेश किए जाते हैं। क्या आप अमृत को जानते थे? जी नहीं। क्या आप सदानंद सूर को जानते थे? जी नहीं। क्या आपको कोई गुमनाम पत्र मिला? जी नहीं। क्या आपके पास कोई काला घोड़ा है? जी नहीं। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर के बाद व्योमकेश वहां से जाने को उद्यत हुए। बद्रीदास को टटोलती हुई निगाहों से देखने के बाद उन्होंने कहा, फिलहाल तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही आपकी मिल की तलाशी का वारंट लेकर आऊँगा। एक निष्ठावान व्यक्ति के रूप में बद्रीदास ने अपनी गवाही में कोई परिवर्तन नहीं किया। जी नहीं, उसने उत्तर दिया। हम वहाँ से शुभ होकर वापस लौटे। अभी हमने गेट के बाहर कदम ही रखा था कि एक दुबला पतला व्यक्ति, एक बंगाली, हमारा पीछा करने लगा। पान से रंगे दांत दिखाते हुए उसने कहा, क्या व्योमकेश बाबू हैं? क्या आप बद्रीदास से कुछ पूछ रहे थे? तुम्हें कैसे पता? वहाँ तो कोई भी नहीं था। थोड़े और दांत दिखाते हुए उस आदमी ने कहा, मैंने वहाँ छिपकर सारी बातें सुनी। बद्रीदास सवेद झूठ बोल रहा था। वह अमृत को जानता था, वह सदानंद सूर को भी जानता था। उसे एक गुमनाम पत्र भी मिला था, और यहाँ तक कि उसके पास एक काला घोड़ा भी है। वह एक मक्कार मारवाड़ी है, और सच कहें तो आदमी की शक्ल में एक शैतान है। उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद व्योमकेश ने शांत होकर पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम राखाल दास है, मैं मारवाड़ी के यहाँ काम करता हूँ। क्या तुम्हें अपनी नौकरी चले जाने का डर नहीं? वह तो मैं पहले ही खो चुका। बद्रीदास ने मुझे नोटिस दे दिया। इस महीने के अंत में मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँगा। उसने तुम्हें नोटिस क्यों दिया? बद्रीदास की बिरादरी का कोई आदमी आ गया है, मेरी जगह वह उसे नौकरी पर रखेगा। बद्रीदास बंगालियों को काम पर नहीं रखता है। हम अपने मार्ग पर चलते रहे, वह आदमी भी हमारे पीछे चलता रहा। आप इस सच्चाई को मत भूलिए व्योमकेश बाबू, वह बद्रीदास पैदाइशी दुष्ट आदमी है। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं जिसमें वह माहिर ना हो। गबन, धोखा, काला बाजारी। पीछे उसकी ओर देखे बिना व्योमकेश ने अपने हाथ हवा में लहराए, उसे दूर रहने का संकेत दिया। विश्राम गृह पहुंचने के बाद व्योमकेश ने आराम कुर्सी पर बैठकर अंगड़ाई ली और छत में लगे पंखे की ओर देखते हुए कहा, शायद वह ईश्वर से कुछ कह रहे थे। आपने उस बड़े बहरूपिया को हमारे सामने ला दिया। अपनी कमीज उतारते हुए मैं भी उसकी बगल में पैड पर बैठ गया। अब जबकि आप यहाँ के लगभग सभी संभावित संदिग्धों से मिल चुके हैं, तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला व्योमकेश? मुझे सब कुछ समझ आ गया, उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन इसका तब तक कोई लाभ नहीं जब तक कि मैं इन कारगुजारियों में लगे असली संदिग्ध को नहीं पहचान लेता। और वह काले घोड़े की कहानी क्या है? व्योमकेश ने आत्मलाप में उत्तर दिया, कुछ तो गड़बड़ है। बद्रीदास का काला घोड़ा, जरूर ही कुछ गड़बड़ है। आप सोचते हैं कि हत्यारा काले घोड़े पर सवार होकर सदानंद सूर की हत्या करने गया था, लेकिन क्यों? घोड़े की पीठ पर बैठकर जाने से उसे क्या मदद मिलेगी? उससे उसे मदद मिली होगी, लेकिन उसने उसे मदद करने के साथ साथ नुकसान भी तो पहुंचाया है। इसलिए मैं चकित हूँ। चिंता मत करो। उन्होंने अपना सिर मेरी ओर घुमाया। विश्वनाथ मलिक के बारे में तो तुम क्या सोचते हो? यही कि वह पहले एक जॉकी था, उसे कुत्तों की बजाय घोड़ों से प्यार था। इसके अलावा मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। लेकिन क्या उसे इतनी सारी अंदरूनी जानकारी देना सही था?
अगर जंगल की तलाशी लेने की खबर बाहर आ गई तो क्या होगा? क्या अब अपराधी पहले से अधिक चौकन्ना नहीं हो जाएगा? व्योमकेश ने निराश होते हुए उत्तर दिया, लेकिन इसके बावजूद कि मैंने उसे चेतावनी दे दी, मुझे विश्वास है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। परंतु यदि उसकी जबान फिसल गई तब तो कोई चिंता की बात है। तुम चिंता मत करो, नीलकंठ अधिकारी भी सच्चा आदमी मालूम पड़ता है। वह अपने मालिक का बहुत वफादार है। क्यों, ऐसा ही है ना? हाँ, लेकिन राखाल दास, वह एक कमीना आदमी है। चूंकि बद्रीदास ने उसे नौकरी से निकाल दिया, इसलिए वह उससे बदला लेने की फिराक में है। परंतु क्या वह झूठ बोल रहा था? नहीं, उसकी कही हर एक बात सच थी। लंच के बाद हमने कुछ देर विश्राम किया। इस बीच व्योमकेश लगातार व्याकुल दिखाई दिए और मैं उनकी व्यग्रता का कारण कतई समझ नहीं पाया। रामदी जंक्शन जाने के इरादे में से 4:30 बजे हम विश्राम गृह से निकल गए। 4:45 बजे रामदी जाने वाली गाड़ी आने वाली थी और उसे 5:10 पर रामदी पहुंचना था। प्रणकेशपाल से बात करने में हमें अधिक समय नहीं लगने वाला था। हम अपने टिकट खरीदने के बाद प्लेटफार्म पर पहुंच गए। गेट पर हमारी टिकट की जांच करने के बाद मंतोष ने पूछा, आप लोग वापस कब लौटेंगे? यही आज रात 10 बजे तक, व्योमकेश ने उत्तर दिया। प्लेटफार्म पर यात्री एकत्र हो गए। गाड़ी लगभग 5 मिनट के अंदर आने वाली थी। आस पास नजर दौड़ाते हुए हमने देखा गोल मटोल इंस्पेक्टर सुखमय कृष्णकाय स्टेशन मास्टर हरिविलास बाबू से कोई गोपनीय वार्ता कर रहा था। हमें देखकर सुखमय बाबू ने हमारी ओर अपना हाथ लहराया हुआ टहलता हुआ हमारे पास आ पहुंचा। उसकी आंखें उत्सुकता से नाच रही थी। हाँ, कहीं जा रहे हैं? रामदी तक जा रहे हैं, हमें वहाँ कुछ काम है। और आप? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ किसी का स्वागत करने आया हूँ। इस गाड़ी से आ रहा है। वह कौन है? उसका नाम नफर कुंडू है, सुखमय बाबू ने उत्तर दिया। जब उसने चावल के बोरे गाड़ी से भेजे थे तो रास्ते में धक्का लगने से एक बोरा फट गया। उसमें से 2 किलो अफीम निकलकर बाहर गिर पड़ी। वह इसी गाड़ी पर था। वह गाड़ी से उतरकर स्टेशन मास्टर के कार्यालय की दिशा में कहीं गायब हो गया है। व्योमकेश भी प्लेटफार्म पर लगी चौकोर टाइलों के ऊपर त्योरी चढ़ाए चल पड़े। बद्रीदास भी यही है। बद्रीदास अपने गोदाम की ओर से सारस की तरह स्टेशन की ओर आ रहा था। उसके बर्ताव से लगा कि उसने हमें देख लिया है, लेकिन वह हमारी ओर मुड़े बिना प्लेटफार्म में से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। व्योमकेश की त्योरियां और भी घनी हो गई। विशु बाबू भी यही हैं? 1 मिनट बाद मैंने कहा, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? घुड़सवारों की जोधपुरी पोशाक पहने विशु बाबू गेट से अंदर आए। हमें देखने के बाद मुस्कुराते हुए हमारी ओर बढ़े। हेलो, कहीं जा रहे हैं क्या? रामदी तक। अच्छा, सदानंद सूर के बहनोई के पास? जी हाँ, रात 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। और आप? मेरा कोई माल आने वाला था, इसलिए उसी के बारे में पूछताछ करने यहाँ आया था। मैं देखता हूँ कि वह आया ही नहीं। अपने दुबले पतले चेहरे पर मायूस मुस्कान के साथ वह पार्सल घर की ओर चला गया। इसी बीच हमें गाड़ी के इंजन की भाप दिखाई पड़ी। कुछ ही पलों में सवारी गाड़ी प्लेटफार्म पर आ गई। इससे पहले कि हम गाड़ी पर सवार होते, हमने देखा एक अधेड़ आदमी को घेरे हुए कुछ पुलिसकर्मी तीसरी श्रेणी के डिब्बे से नीचे उतर रहे हैं। अनुमान लगाया कि यही अफीम प्रेमी नफर कुंडू था। निश्चय ही वह गुमनाम खत मिलने के बाद कहीं जाकर छिप गया था। 2 या 3 मिनट बाद गाड़ी चल पड़ी। व्योमकेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें पल पल गहराती जा रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह अचानक किसी नई समस्या से परेशान हो गए थे, कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। मामला क्या है? मैंने पूछा। आप बहुत दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि वह कोई उत्तर देते, गाड़ी के पहियों से अचानक चिचियाने की आवाज़ आई और वह खड़ी हो गई। खिड़की से अपनी गर्दन निकालते हुए मैंने महसूस किया कि गाड़ी शायद इसलिए रुक गई हो कि ग्रीन सिग्नल ना मिला हो। कटीली तारों के बीच से बागमारी गांव साफ दिखाई दे रहा था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हुए व्योमकेश उछल पड़े। ऐसा लगा मानो सारी समस्याएं हल हो गई हैं। मैं यहीं उतर रहा हूँ अजीत, अच्छा होगा कि तुम रामदी अकेले जाओ। प्रणकेश बाबू से सारी जानकारी ले लेना। यह जांचना मत भूलना कि सदानंद बाबू ने अपना संदूक वहां छोड़ा था या नहीं, ठीक है? सीटी बजाने के बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे सरकी। व्योमकेश कूदकर उतर गए। मैंने उन्हें खिड़की से कौतूहल पूर्वक देखा। कटीले तारों से सिकुड़कर बाहर निकलते हुए उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर लहराया और गांव की ओर चल पड़े।